सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 जो इकोनॉमिक्स में है उसके बारे में हम देखते हैं कि भारत के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या करो कि जनसंख्या वृद्धि तथा आर्थिक विकास के बीच दो तरफा संबंध पाया जाता है। या ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि जनसंख्या वृद्धि कैसे भारत के आर्थिक विकास में बाधाएं बनती है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए गए हैं और उन्हें क्या क्या सफलता प्राप्त हुई है। या ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि जनसंख्या के जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत पर भारत में जनसंख्या की समृद्धि की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। यह क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जनसंख्या के वृद्धि के कारणों का विश्लेषण कीजिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार की नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यह भारत में जनसंख्या विस्फोट की समस्याओं का विश्लेषण कीजिए, ये किस प्रकार भारत के विकास में बाधक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक समृद्धि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार जनसंख्या समृद्धि पर आर्थिक समृद्धि का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है भारत में जनसंख्या समृद्धि के परिवर्ती है। तो भारत में जनसंख्या समृद्धि के प्रवृत्तियाँ, भारत में जनसंख्या का विश्लेषण जो है वो कॉलर तथा हुलर द्वारा प्रतिपादित जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है। तो प्रोफेसर डैलन के अनुसार भी जो जनांकीय परिवर्तन से अभिप्राय उस चक्र से है जिसमें आरंभ में तो मृत्यु दर कम होने से होता है और जो जनसंख्या को तीव्र वृद्धि दर के रूप में जारी करता है तथा जिसका अंत जन्म दर के कम होने के साथ होता है। तो यह सिद्धांत आर्थिक विकास संबंधित जनांकीय परिवर्तन की 4 अवस्था को दिखाता है। तो इसमें 4 अवस्था हम देखेंगे। प्रथम अवस्था, दूसरी अवस्था, तृतीय अवस्था जो हमारी होगी जनसंख्या विस्फोट की समस्या। तो ये क्वेश्चन अगर जनसंख्या विस्फोट से आता है तो हमें थर्ड अवस्था यहाँ पे दिखानी है, तृतीय अवस्था। तो पहले देखते हैं प्रथम अवस्था को। तो इस अवस्था में जो है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची रहती है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि जो है लगभग 0 होती है, क्योंकि जनसंख्या का जो आधार है वो लगभग स्थिर बना रहता है। यह पहले भी हुआ था भारत में 1921 में, जब जनसंख्या लगभग 125 करोड़ के करीब पहुंच गई थी। ये 2011 की जनगणना के में आंका गया था 125 करोड़। तो ऊंची जन्म दर के जो कारण है वो क्या हैं, इन्हें देखते हैं। तो अनपढ़ लोगों के कारण, जो रूढ़िवादी विचारधारा के कारण, जो छोटे लोग होते हैं वो परिवार की मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते ज़्यादा बड़े की। तो परिवार में जो लड़के के जन्म है वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इससे जन्म दर क्या है, ऊंची बनी रहती हैं। अगर लड़कियां भी पैदा होती रहती हैं उसके बाद लड़के, तो इससे जन्म दर में उच्च कोटि से हमारा वृद्धि होती है। तो गरीबी के कारण भी परिवार की आय में वृद्धि के कारण अधिक बच्चों को जन्म देने की प्रथा होती है। तो यही कारण है कि ऊँची जन्म दर हमारी होती है। और ऊँची मृत्यु दर के भी जो कारण है, जो पहली अवस्था में दिखाया गया है कि चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण हैजा महामारी जो पहले चलती थी उस पर काबू नहीं किया जा सकता था। गरीबी के कारण बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिलता था, जिससे मृत्यु दर ऊंची होती थी। परिवहन, संचार, खाद्य भंडार, इन सब में भी अकाल की स्थिति करने के कारण जो मृत्यु थी वो ज़्यादा होती थी। तो ये सब हमारी अवस्था थी, पहली अवस्था। दूसरी अवस्था में देखते हैं। तो दूसरी अवस्था में जन्म दर तो ऊँची थी लेकिन मृत्यु दर जो थी वो निम्न पहुँच गई। इसका कारण यही था कि जो बीमारियां थी जैसे चेचक इत्यादि, उन सब का उन्मूलन हो गया था, उनका पता लग गया था कि किस तरह से उनका ट्रीटमेंट हो। आर्थिक समृद्धि के जो फलस्वरूप है, खाद्यान्नों के भंडारण तथा परिवहन विकास के कारण भी सूखे के दौरान तेज़ी से राहत कार्यक्रम शुरू होने लगे थे और चिकित्सा संबंधी सभी सुविधाएँ भी हमारी काम आती थी, जिससे मृत्यु दर में कमी आने लगी थी। अब तीसरी अवस्था को हम देखें तो वो थी हमारी जनसंख्या विस्फोट की अवस्था। तो जनसंख्या विस्फोट की अवस्था जो थी वो डराने वाली थी, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ग्रोथ हुई थी, जन्म दर बहुत ज़्यादा थी और मृत्यु दर बहुत कम थी। तो यही कारण देखते हैं कि क्यों थे जन्म दर अधिक होने के, क्या कारण थे। ये थी कृषि अवस्था। ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी अगर कृषि में, तो वो अपने बच्चों को भी उसी कार्य के लिए प्रेरित करते थे, इससे जन्म दर ऊँची होती थी। गाँवों की प्रधानता
तो दूसरे में जनसंख्या 2001 की रिपोर्ट के अनुसार है, भारत की लगभग 72% जनसंख्या जो है वो विलेज में रहती है। तो शहरी क्षेत्र में जो जीवन यापन है बहुत महंगा होता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो लोगों के शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के लोग बड़े आकार के परिवार के पक्ष में होते हैं, क्योंकि जो शहर में होते हैं उनको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो वहाँ पर वो ज़्यादा एक्सपेंसेस के चलते चाहते हैं कि जनसंख्या में कमी हो। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से होती है। तीसरा कारण है इसका सिर्फ तथा बाल विवाह। जो भारत में 90% लड़कियां हैं जो उनका विवाह 15 से 20 साल की आयु में हो जाता है, जिससे वह अधिक बच्चे को जन्म देती हैं। जबकि अमेरिका और यूरोप बाहर के देशों में देखा जाए तो यह जो एज है वो 30 साल की है। चौथा है इसमें बेटे की अभिलाषा, यानी कि भारत में पुत्र की प्राप्ति एक आवश्यकता है जिससे उनका परिवार जो है आगे बढ़े। इस तरीके से हिंदुओं में एक बेटे का होना ज़रूरी माना जाता है। पांचवा है इसमें निरक्षरता, यानी कि इलेटरेट हैं बहुत सारे लोग भारत में। 34% 6 के आसपास जो है इलेटरेट लोग हैं, अनपढ़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एज है। तो परिवार नियोजन के महत्व को नहीं समझते कि उनके परिवार स्तर की आवश्यकता होती है। वो सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा उनमें आय होगी ज़्यादा से। इस तरीके से यहाँ पर निरक्षरता फैली हुई है। और लास्ट का जो टॉपिक है वो है उच्च शिशु मृत्यु दर। तो भारत में जो शिशु मृत्यु दर है बहुत ऊंची है। 2000 सन में देखा गया था 68,000 के आसपास थी। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2008 में जो है प्रति 1000 थी। तो अपने शिशु की मृत्यु हो जाने के कारण के डर से भी माँ बाप अधिक बच्चे पैदा करते थे। और मृत्यु दर में कमी के जो कारण है, जो पिछले कई सालों से मृत्यु दर में लगातार मृत्यु दर जो है घट रही है, जिसके कारण जनसंख्या की वृद्धि अधिक तेज़ी से बढ़ रही है। इसके बहुत सारे कारक हैं, जिसमें से है सबसे पहला महामारियों पर नियंत्रण, चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हो गई हैं, प्रसूति गृह जहां डिलीवरी होती है विमेंस की, वहां पर उसको अच्छा कर दिया गया है, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी से डिलीवरी होती है और मृत्यु की संभावना बहुत कम होती है। आगे की तरफ है जो अकाल पर नियंत्रण, यानी कि जो पहले गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन अब अनाज का जो भंडार है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे अब इन समस्याओं पर काबू पा लिया गया है। और स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार, जो स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे 2001 में स्त्री जो साक्षरता दर है वो 54.2% पहुँच गई है। तो शिक्षित स्त्रियां अपने बच्चों की देखभाल अच्छे ढंग से कर सकती है, जिससे शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। और अगला कारण है संतुलित आहार। तो पौष्टिक और संतुलित खाने की वजह से लोगों को जो है उनकी अच्छी हेल्थ रहती है। स्कूल में भी दोपहर में भोजन जैसी योजनाएं आरंभ करके सरकार ने इस तरफ अच्छा ध्यान दिया है, तो जिससे मृत्यु दर है वो काफ़ी कम हो गई है। शहरों में भी लोगों का जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। 1911 में 10.3% था, जो आज की डेट में 28% है। और बाकी गांव वगैरह में भी सफाई स्वास्थ्य के कारण लोग अब सचेत हैं, तो इस तरीके से मृत्यु दर बहुत कम हो गई है। चौथी अवस्था जो है वो 1981 से आगे की है। इस अवस्था में निम्न जन्म दर थी और निम्न मृत्यु दर थी। तो यहाँ पर जनसंख्या अभी स्थिर है। तो चौथी अवस्था में आर्थिक विकास की तरफ की गति के कारण लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। परिवार के आकार की अपेक्षा जीवन की गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाती है। बच्चों के संबंध में लोगों की धारणाएं बदल रही हैं और जन्म और मृत्यु दर दोनों में ही कमी आ गई है। तो यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू हम देखते हैं कि किस तरीके से पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था, यानी कि पहले जन्म दर बहुत ज़्यादा थी और अब निम्न हो चुकी है। यानी कि पहले जब लोग अनपढ़ टाइप थे तो उसमें ज़्यादा विलेज में राजा रहते थे, तो अब जो है शहरीकरण हो चुका है, जिससे जनसंख्या में जन्म दर में थोड़ा कमी आया है और मृत्यु दर भी कमी आया है, क्योंकि अस्पताल वगैरह सभी हमने महामारियों वगैरह पर काबू पा लिया है। तो इस तरीके से यहाँ चार्ट से हम समझा सकते हैं। अगला है आर्थिक समृद्धि पर जनसंख्या समृद्धि का प्रभाव। तो जनसंख्या के बढ़ने पर जो है आर्थिक विकास में बहुत सारी बाधाएं पैदा हो गई हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। खाद्यान्न समस्याएं, यानी कि पूरी तरीके से जो है भोजन वगैरह नहीं मिल पाता। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि तो हुई है, लेकिन भारत को अब भी गेहूं का आयात करना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा के कारण विकासात्मक वस्तुओं का आयात किया जा सकता है। तो खाद्यान्नों में उनको आयात करना पड़ता है। इस प्रकार जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो आर्थिक विकास के लिए बाधक बनी हुई है। बेरोजगारी भी बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण है, क्योंकि जितना तेज़ी से जनसंख्या बढ़ेगी उनको रोजगार की आवश्यकता होगी, और रोजगार की आवश्यकता के कारण
निवेश करना पड़ेगा, जो कि रोजगार के दृष्टिकोण से तो ठीक है, लेकिन विकास के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, क्योंकि इन परियोजनाओं के लगने से निवेश में बचत पैदा नहीं होती और श्रमिकों की जो है औसत उपभोग प्रवृत्ति वो ज़्यादा हो जाती है। मुद्रास्फीति भी इसका एक मुख्य कारण है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर भी दबाव पड़ता है, क्योंकि वस्तुओं और पूर्तियों का अल्पकाल में बढ़ना तो संभव है नहीं, इसलिए अत्यधिक मांग के कारण वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत है वो तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे मुद्रास्फीति की औसत दर बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती हुई कीमतों के कारण जो है वास्तविक आय कम हो जाती है, जिससे क्रय शक्ति भी कम होती है और बचत निवेश में आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला है पूंजी निर्माण की समस्या। पूंजी निर्माण की समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या पर भी इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि इससे जनसंख्या से प्रति व्यक्ति आय में उचित दर से वृद्धि नहीं हो पाती और फलस्वरूप जो है वो निवेश की दर में कमी आ जाती है। तो पूंजी निर्माण की दर 25% तो है, लेकिन जापान की तुलना में वो बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर जो पूंजी निर्माण की दर है वो है 45%। और पांचवा कारण है इसका बड़ी मात्रा में अशिक्षा। तो जनसंख्या बढ़ने से क्या है कि यहाँ पर इतने स्कूल जो है वो बच्चों के लिए पूरे नहीं हो पाते, जिससे हर सप्ताह अगर स्कूल खोले जाएं तो ही यहाँ पर जनसंख्या पे काबू पाया जा सकेगा, जिससे सभी बच्चे शिक्षित हो सकेंगे। तो यदि हम 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की राष्ट्रीय नीति को लागू करना चाहते हैं तो 20 सालों में लगभग 5 लाख नए स्कूल खोलने की व्यवस्था करनी होगी। और आखिरी जो कारण है इसका वो यातायात और आवास सुविधाओं का अभाव है, क्योंकि भारत में जो है बहुत भीड़ भाड़ है, जिससे जनसंख्या बढ़ने से जो भीड़ भाड़ है उसमें यातायात पूरी तरीके से नहीं मिल पाते, आवास वगैरह में प्रॉब्लम आती है। तो जनसंख्या वृद्धि के सारे जो कारण हैं, इससे भूमि वगैरह का अनुपात बिगड़ जाता है। आवास की योजनाओं के निर्माण के बाद भी अधिकांश शहरों में आवास की जो समस्या है वो बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें थी जनसंख्या वृद्धि के कारण जो हमारे हैं। अगला, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। तो जो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय हैं वो है सामान्य शिक्षा का विकास। अगर शिक्षा अच्छी तरीके से लोगों में आएगी तो उससे जनसंख्या वृद्धि पे काबू पाया जा सकेगा। दूसरा है शिशु मृत्यु दर में कमी। अगर उनको पौष्टिक आहार मिलेगा और सुविधाएं मिलेगी तो इस तरीके से उनकी शिशु मृत्यु दर में कमी आने के कारण हम जनसंख्या पर काबू पा सकते हैं। अगला था किसानों की उत्पादकता और रोजगार के अवसरों में सुधार। अगर भूमि अवस्था में सुधार लाके शिक्षा की व्यवस्था में सुधार, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार तथा लोक कल्याण की सुविधाओं में सुधार से हम उत्पादन क्षमता में सुधार लाया जा सकता है, जिनसे उनकी आय अच्छी होगी, उनका रहन सहन अच्छा होगा और जनसंख्या पर काबू पाया जा सकेगा। अगला है इसमें आर्थिक विकास का समान वितरण। क्योंकि आधुनिक समाज में आर्थिक विकास एक अनिवार्य शर्त है, तो भारत में जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो छोटे लोग हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं, उसको आर्थिक विकास के जो कार्यक्रम है उससे नहीं जुड़े हुए, तो उन्हें इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। इस प्रकार जो गरीब वर्ग है वो आर्थिक विकास की प्रक्रिया से जो है अलग हो जाता है। तो गरीब वर्ग में जन्म दर साधारणतः अधिक होती है, तो उनसे अगर हमें आर्थिक विकास की क्रिया में भागीदार बना लिया जाएगा तो उससे जन्म दर को कम किया जा सकता है। अगला है यहाँ पर नारी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुविधाओं में स्थिति में सुधार करना। जो भारत है उसमें नारी की दशा बहुत दयनीय है, क्योंकि लड़कियों को जो है परिवार पर बोझ समझा जाता है, उन्हें पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता। भारत में जो है लड़के के जन्म को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जिससे परिवार का आकार जो है वो बढ़ता रहता है। तो अतः स्त्रियों की दशा में सुधार करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को हमें मजबूत बनाना होगा। अगला जो कारण है वो है लोक सूचना कार्यक्रम। तो विज्ञापन और प्रचार के माध्यम से भी जो लोग छोटे छोटे लोग हैं उनको इनके छोटे परिवार होने के जो गुणों हैं उसके लाभों से हम अवगत कराना चाहिए। इसके लिए हमें टीवी वगैरह, पोस्टर वगैरह, समाचार पत्रिका, इन सब का उपयोग करना चाहिए, जिससे सभी लोग समझ सकें कि छोटे परिवार से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इस तरीके से हम इस पर काबू पा सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने में जो सरकार के वो कदम है, वो सरकार की जो राजनीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है 2000 के अनुसार, ये वहाँ पर रक्षा सुविधाओं और स्वास्थ्य अधिकारियों पर इस पे ना ध्यान देके उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, प्रजनन को 2008 तक प्रतिस्पादन दर तक लाना और 2015 तक जनसंख्या जो है स्थिरता लाना जो आ चुकी है। जनसंख्या नीति को तेज़ी से क्रियान्वित करके जो 16 प्रोत्साहन उपाय हैं उनमें जो है वो निम्नलिखित है।
छोटे परिवार के मापदंड को प्रोत्साहित करके जिला परिषद को पुरस्कृत करना, बाल विवाह पर नियंत्रण लाना, गरीबी रेखा से जो नीचे दंपत्तियां हैं 5,000 रुपये तक उनको बीमा प्रदान करना अगर वो मैरिड हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले दंपत्तियों को पुरस्कारित करना जो अपनी आयु जो कानूनी आयु है उसके बाद विवाह करते हैं और छोटे परिवार के मापदंडों को अपनाते हैं, और ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस सुविधा प्रदान करना और उनको आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करना। तो इन सभी से हम जो है जनसंख्या पर काबू पा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। बाकी के क्वेश्चंस भी यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं जो पार्ट बी के हैं, आप चाहें तो उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो अभी कंप्यूटराइज नहीं है, तो आपको वो जो मिलेंगे वो हैंडराइटिंग में मिलेंगे स्कैन करे हुए। बाकी जल्दी ही वो भी कंप्यूटराइज अपलोड कर दिए जाएंगे। बाकी की कंटिन्यू आप कर सकते हैं सेल्फ अध्ययन के साथ जुड़कर। तो जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ, बाकी के वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।